भारत के चीफ गेस्ट जो है ये कौन आए थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1950 में भारत में जो आपका पहला गणतंत्र दिवस जो मनाया गया था ना, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ये जो आपके सुकर्नो जो वो आए थे। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो आपका 74वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था ना, इसमें जो आपके मुख्य अतिथि के तौर पर जो है ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जो है ये आए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2024 की बात कर ले तो देखिए 2024 में जो आपका 75वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है और इस गणतंत्र दिवस के मौके पर जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो है ये भारत के मुख्य अतिथि जो है वो बनकर आए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोविजन इज सिमिलर टू फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का जो प्रावधान है ना ये आपके मौलिक कर्तव्य के जो है वो समान है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 21A है ना, ये आपका घोषित करता है कि राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो है ये आपका मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो वो प्रदान करेगा। और ये जो प्रावधान है ना ये आपके केवल प्रारंभिक शिक्षा का जो है ये मौलिक अधिकार जो वो बनाता है। और ये जो आपका अनुच्छेद 21A है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से जो वो संबंधित है। तो अनुच्छेद 21A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अनुच्छेद 21A जो है ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी से जो है ये आपका किस प्रकार से समान है। तो देखिए अनुच्छेद 51A का क्लोज के में यानी 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसमें आपका कहा गया है कि माता पिता या अभिभावक का ये आपका कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे जैसा भी मामला हो प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर जो वो प्रदान करने होंगे। और ये जो आपका अनुच्छेद 51A के क्लोज के में जो है वो कहा गया है और यही अनुच्छेद जो है आपका 21A से जो वो आपका संबंधित है। तो अनुच्छेद 21A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि सोनू निगम को 2022 में जो है पद्मश्री जो अवार्ड मिला था ना ये किस क्षेत्र में जो इन्हें दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सोनू निगम को जो है 2022 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो कला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोनू निगम को जो है ये आधुनिक रफी के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच रेप्टाइल्स हैव 4 चैम्बर, यानी कौन सा ऐसा सरीसृप है जिसका आपका 4 जो है वो कक्ष होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मगरमच्छ एक ऐसा आपका सरीसृप है जिसके दिल में जो है ये आपके 4 चैम्बर्स यानी 4 कक्ष जो है वो होते हैं। तो ऑप्शन में आपका क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ जो वो दिया गया था। तो क्रोकोडाइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनवरी 2024 में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो है ये किस राज्य के जो है उप मुख्यमंत्री जो वो बने थे। तो देखिए जनवरी 2024 में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो है ये आपके बिहार राज्य के जो है ये आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो वो बने थे। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि सुलुवा राजवंश के जो है संस्थापक के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए सुलुवा राजवंश की बात कर ले तो इसके जो संस्थापक थे ना ये आपके नरसिंह प्रथम थे। तो नरसिंह प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सुलुवा राजवंश था ना ये 486 से लेकर जो है 491 तक जो वो शासन किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य पर जो है आपके 4 राजवंशों ने जो वो शासन किया था और वो 4 राजवंशों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो आपका राजवंश था ये आपका संगम राजवंश था जो कि आपका विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला जो है ये आपका पहला राजवंश था। और इस साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपके हरियर और बुक्का राय नामक 2 भाइयों के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो आपका दूसरा राजवंश आया था जो कि आपका शासन किया था विजयनगर साम्राज्य पर वो आपका सुलुवा राजवंश था। तीसरा जो था ये आपका तुलुवा राजवंश था और चौथा जो था ये आपका अरविडीव राजवंश था। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि तुलुवा राजवंश के संस्थापक कौन थे तो ये आपके नरसा नायक थे। और ये जो आपके नरसा नायक थे ना ये आपके महान शासक
कृष्ण देव राय के जो वो पिता थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले अन्य वंश के अगर संस्थापक के बारे में, तो देखिए हर्यक वंश के जो संस्थापक थे ना, ये आपके बिंबिसार थे और इस वंश का जो अंतिम शासक था ये आपका नागदशक था। शिशुनाग वंश की स्थापना जो ये आपके शिशुनाग के द्वारा किया गया था और इस वंश का जो अंतिम शासक था ना ये आपके महानंदीन था। नंद वंश की स्थापना जो है ये आपके महापद्मानंद के द्वारा जो वो किया गया था और इस वंश के जो अंतिम शासक थे ये आपके धनानंद थे। मौर्य वंश का अगर पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना जो वो किया गया था और इस वंश के जो अंतिम शासक थे ये आपके बृहदत्त थे। शुंग वंश की जो स्थापना है ये आपके किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो वो किया गया था और इसके अंतिम जो शासक थे ये आपके देवभूति थे। कन्नव वंश का अगर पूछा जाए तो देखिए कन्नव वंश की जो स्थापना है ना ये आपके वासुदेव कन्नव के द्वारा जो वो किया गया था और इस वंश के अंतिम शासक जो है ये आपके सूर्यवर्मन थे। गुप्त वंश की बात कर ले तो देखिए गुप्त वंश के जो है आपके जो संस्थापक थे ये आपके श्री गुप्त थे और इस वंश के जो अंतिम शासक थे ये आपके विष्णु गुप्त थे। चोल वंश की बात कर ले तो इस वंश की जो स्थापना है ये आपके विजयालय चोल के द्वारा किया गया था और इस वंश का जो अंतिम शासक थे ये आपके राजेंद्र चोल तृतीय थे। सातवाहन राजवंश के बारे में अगर पूछा जाए तो सिमुक जो है इस वंश की स्थापना किए थे और सातकर्णी जो थे इसके अंतिम शासक थे। कुषाण वंश की जो स्थापना है ये आपके कजूला कडापीस के द्वारा जो वो किया गया था और इस वंश की जो अंतिम शासक थे ये आपके कीपू नंदा थे। पल्लव वंश की जो स्थापना ये आपका सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था और इस वंश के अंतिम शासक जो थे ये आपके अपराजिता वर्मन थे। चालुक्य वंश की जो स्थापना ये आपके पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया था और इस वंश के अंतिम शासक जो थे ये आपके कृति वर्मन थे। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है ये आपके दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था और इस वंश के जो अंतिम शासक थे ये आपके इंद्र चतुर्थ थे। गुलाम वंश का अगर पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इस वंश की स्थापना किया गया था। खिलजी वंश की जो स्थापना ये आपके जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तुगलक वंश की जो स्थापना है ये आपके ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो वो किया गया था। लोधी वंश की जो स्थापना ये आपके बहलोल लोधी के द्वारा किया गया था। मुगल वंश की जो स्थापना ये आपका 1526 में जो है ये बाबर के द्वारा जो वो किया गया था और मुगल वंश का जो अंतिम शासक रहा था ये आपका बहादुर शाह द्वितीय रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कितने डिग्री कमरे के तापमान यानी टेम्परेचर पर जो है आपका ब्रोमीन और मरकरी जो है ये आपके लिक्विड अवस्था में जो वो होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ये आपका ब्रोमीन और मरकरी जो है ना ये आपके लिक्विड फॉर्म में जो वो पाए जाते हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ब्रोमीन जो तत्व है ना ये आपके हैलोजन समूह का भी जो वो हिस्सा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो देखिए ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी थे ना ये आपके केडी जादव थे और केडी जादव ने जो है 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जो है पुरुषों के आपके 57 किग्रा फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है ये कांस्य पदक जो वो जीते थे यानी ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीते थे। तो केडी जादव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि किस खेल में जो है भारत जो है व्यक्तिगत पदक जो है वो जीता था। तो ये आपको याद रखना है कि कुश्ती में जो है ये केडी जादव ने जो है ये कांस्य पदक जीता था। वहीं अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है पहले भारतीय कौन थे, यहाँ पे स्वर्ण पदक अगर क्वेश्चन में दिया रहा है तो देखिए ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय थे ना ये आपके अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा ने जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में जो है ये भारत की तरफ से जो ये स्वर्ण पदक जो वो जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर हॉकी खेल में पूछ दिया जाए कि हॉकी खेल में पुरुष हॉकी टीम ने जो है आपका स्वर्ण पदक जो ये कब जीता था, तो ये आपका 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था ना जिसकी कप्तानी जो है जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था और इसी ओलंपिक में जो है भारत पहली बार जो है हॉकी खेल में स्वर्ण पदक जो वो जीता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा 2024 का जो ओलंपिक हुआ ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था और इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम अब तक ओलंपिक में जो है 13 पदक जो वो जीत चुका है जिसमें आपका 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 जो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो है खरीफ की फसल का एक उदाहरण है। तो देखिए खरीफ फसल को जो है ये आपके मानसूनी फसल के रूप में भी जो वो जाना जाता है। और खरीफ फसल के अगर उदाहरण की बात कर ले तो देखिए चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, इसके अलावा ये सभी जो आपके फसलें हैं ना ये आपके खरीफ फसलें के जो है वो उदाहरण है। यानी गन्ना, उड़द, तुअर, कुल्थी और जूट, ये सभी जो आपके खरीफ फसलें के उदाहरण है। और ऑप्शन में जो आपका सोयाबीन जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सोयाबीन है ना ये खरीफ की फसल का एक उदाहरण है। तो सोयाबीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये जो है कौन था। तो देखिए भारत का जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ना ये आपका जो है प्रथमा बैंक था। और प्रथमा बैंक की जो स्थापना है ना ये आपका 2 अक्टूबर 1975 को जो वो किया गया था। तो प्रथमा बैंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पार्लियामेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संसद का गठन जो है वो किया जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 के तहत जो है ये संसद का गठन जो है वो किया जाता है। तो आर्टिकल 79 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 80 की बात कर ले तो ये जो आपका राज्यों की परिषद की संरचना के बारे में जो वो बताता है। अनुच्छेद 75 की बात कर तो इसमें आपके प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में जो है अनुच्छेद 75 में जो वो आपका बताया गया है। अनुच्छेद 82 की बात कर लें तो देखिए प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः निर्धारण जो है ये आपका अनुच्छेद 82 में जो वो बताया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वाटर कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एक्वीफायर थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड, यानी जल को एक जलभृत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रक्रिया के माध्यम से जो है ये स्थानांतरित किया जाता है। तो देखिए इस प्रक्रिया का जो नाम है ना वो आपका एक्वीफायर रिचार्ज यानी जलभृत पुनर्भरण है। तो एक्वीफायर रिचार्ज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि क्या आपसे जो वो पूछा गया था। पूछा ये गया था कि पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जो आपका उपयोग किए जाने वाले मानव निर्मित उपकरण का जो वो नाम बताना था। तो देखिए पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाला मानव निर्मित का जो उपकरण का नाम है ना इसका आप आंसर ध्यान में रखिए। ये जो आपका एक्वेडक्ट है। तो एक्वेडक्ट अगर ऑप्शन में दिया गया था तो एक्वेडक्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मैट्रिका वंश जो है ये किस भाग पर जो वो शासन किया था। तो देखिए मैट्रिका वंश की बात कर ले तो ये जो आपका भारत के पश्चिमी भाग पर जो ये शासन किया था। और कहाँ पर, तो ये आपका गुजरात और सौराष्ट्र यानी काठियावाड़ क्षेत्र पर जो ये शासन किया था। तो ऑप्शन में आपका पश्चिमी भाग दिया गया था। तो पश्चिमी भाग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मैत्रक वंश था ना ये भारत का प्राचीन वंश है। और इस वंश की जो स्थापना है ये आपके गुप्त वंश के एक सेनापति भट्टारक के द्वारा जो है 475 ईस्वी में जो है मैत्रक वंश की स्थापना जो वो किया गया था। और इस वंश की जो राजधानी था ना ये आपका वल्लभी था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बस्तर दुर्गा किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए बस्तर दशहरे या फिर बस्तर दुर्गा की बात कर ले तो ये जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में आपका पेयर में दिया गया था। एक तो आपका बस्तर जो है वो दुर्गा जो है वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक ही ऑप्शन में जो है आपका सिर्फ छत्तीसगढ़ ही जो वो दिया गया था। अन्य ऑप्शन में कोई भी में आपका छत्तीसगढ़ नहीं दिया गया था। इसलिए छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर ले तो ये जो आपका आई थिंक 8 से 9 अगस्त 1942 में जो है ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा जो ये शुरू किया गया था। तो 1942 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो है ये कौन थे। तो देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है पूर्वोत्तर राज्य जिसमें बंगाल, झारखंड और उड़ीसा जो वो दिया गया था इसका जो वो लोक नृत्य है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका छऊ नृत्य है ना ये आपके बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्य का जो है ये लोक नृत्य है। तो छऊ नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि छऊ नृत्य जो है ये आपका 3 प्रकार का होता है जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में छऊ को जो है ये पुरुलिया छऊ के नाम से जो
वो जाना जाता है। झारखंड में जो है छऊ को जो है ये सरायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है और उड़ीसा में जो है इसे मयूरभंज छऊ के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज द चैंपियन ऑफ अल्टीमेट खो खो 2023, यानी जो आपका 2023 में अल्टीमेट खो खो का जो दूसरा संस्करण हुआ था, इसका विजेता टीम जो है ये कौन रहा था। तो देखिए इसका जो विजेता टीम है ना, ये आपका गुजरात जायंट्स रहा था और फाइनल में गुजरात जायंट्स ने जो ये किसे हराया था, तो ये आपके चेन्नई क्विक गन्स को जो वो हराया था। और कितने पॉइंट से हराया था, तो 31-26 पॉइंट से जो वो हराया था। तो गुजरात जायंट्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ये जो आपका अल्टीमेट खो खो 2023 ये जो आपका फाइनल मैच है ये कहाँ पर खेला गया था, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कटक में, जो आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है ना, वहाँ पर जो ये मैच जो आपका खेला गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की जो शुरुआत है ना, ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए भारत में जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ना, इसकी शुरुआत आपका 2021 में जो वो किया गया था। तो 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले, ये जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका भारत में जो है नीति आयोग के द्वारा जो वो जारी किया जाता है। इसके अलावा अगर विश्व में पूछा जाए, ये तो आपका राष्ट्रीय स्तर पर हो गया। अगर विश्व में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में पूछा जाए, तो देखिए इसकी जो शुरुआत है ना, ये आपका वर्ष 2010 में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा अवार्ड जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। एक तो आपका देवी अहिल्या सम्मान जो वो दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, ये भी आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा जो आपका कालिदास सम्मान है, ये भी जो आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपका जो है टैगोर रत्न अवार्ड दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका टैगोर रत्न अवार्ड है ना, ये आपके वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो वो दिया जाता है, ना कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो टैगोर रत्न अवार्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट वाज द शेप ऑफ वल्लभी टेम्पल बिल्ट इन नागर स्टाइल, यानी नागर शैली में बने वल्लभी मंदिर का जो आकार है ना, ये कैसा होता था। तो देखिए नागर शैली में बने वल्लभी मंदिर का जो आकार है ना, ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का होता था, यानी वर्गाकार शेप का होता था। तो रेक्टेंगुलर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश की बात कर ले, तो इंग्लिश में जो है आपका ह्यूमिलिटी का जो है एंटोनीम पूछा गया था। तो देखिए ह्यूमिलिटी का जो एंटोनीम आएगा, ऑप्शन में आपका प्राइड दिया गया था। इसके अलावा बेनेवोलेंट का जो वो सिनोनिम पूछा गया था। तो ऑप्शन में जो आपका काइंड जो वो दिया गया था। इसके अलावा ट्रीचेरियस का जो है एंटोनीम पूछा गया था। तो देखिए ट्रीचेरियस का जो एंटोनीम होगा ना, ये आपका फेथफुल होगा, यानी ऑप्शन में जो आपका फेथफुल जो वो दिया गया था। एक जो आपका इडियम आया था जो कि आपका इट लाइक ए हॉर्स, ये जो आपका इडियम जो वो पूछा गया था। और दो जो था आपका स्पेलिंग एरर से जो वो प्रश्न पूछा गया था। और स्पेलिंग एरर में जो है एक तो आपका अंटिल का स्पेलिंग एरर पूछा गया था। तो देखिए अंटिल का जो स्पेलिंग होता है ये आपका सही होता है, और यूनिक का जो आपका सही स्पेलिंग होता है ये आपका ये होता है। तो इस प्रकार से दोनों में जिन्होंने भी ऑप्शन चूज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्लेइंग टू विन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन, यानी प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से जो है किस खिलाड़ी की जो है ये आत्मकथा है। तो देखिए प्लेइंग टू विन की बात कर ले, तो ये जो आपके भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो साइना नेहवाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा टीसीएस के द्वारा अन्य आपके ऑटोबायोग्राफी के बारे में देख लेते हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये जो आपके महात्मा गांधी जी की जो है ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा हाउ आई बिकेम ए हिंदू, ये जो पुस्तक है ना, ये आपके सीताराम गोयल के द्वारा जो वो लिखा गया है। ये ध्यान में रखिएगा कि मैं ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। हाउ आई बिकेम ए हिंदू ये जो आपका सीताराम गोयल के द्वारा जो वो लिखा गया है। वहीं अगर ए शॉट एट हिस्ट्री की बात कर ले, तो देखिए ए शॉट एट हिस्ट्री ये जो आपका ऑटोबायोग्राफी है ना, ये आपके अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन ए शॉट एट हिस्ट्री ये जो पुस्तक है ना, ये आपके अभिनव बिंद्रा और रोहित ब्रिजनाथ के द्वारा जो वो लिखा गया है। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा के साथ जो है किसने लिखा है, तो ये रोहित ब्रिजनाथ के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
प्लेइंग इट माई वे, ये जो आपका सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो आपका युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। एस अगेंस्ट ओड्स पूछा जाए तो ये आपका सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये जो आपका मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। द बंडिट क्वीन ऑफ इंडिया, ये जो आपके फूलन देवी की जो ऑटोबायोग्राफी है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ये जो आपका इंदर कुमार गुजराल के द्वारा जो है इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है। सिक्स मशीन की बात कर ले तो ये जो आपका क्रिस गेल की जो है ऑटोबायोग्राफी है। फ्रीडम इन एग्जाइल, ये जो पुस्तक है आपके दलाई लामा के द्वारा जो वो लिखा गया है। कॉन्ट्रोवर्सियल्स योर्स, ये जो आपका शोएब अख्तर के द्वारा जो है इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है। सॉरी, ये जो आपका शोएब अख्तर की जो ऑटोबायोग्राफी है। फास्टर देन लाइटनिंग, माई ऑटोबायोग्राफी, ये जो आपका उसेन बोल्ट की जो है ऑटोबायोग्राफी है। माई स्टोरी के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका माई स्टोरी है ना, ये कमला सुरैया का जो है ऑटोबायोग्राफी है। रोमांसिंग विथ लाइफ के बारे में पूछा जाए तो ये आपका देव आनंद की जो है ऑटोबायोग्राफी है। रविशंकर जी के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए रागमाला जो पुस्तक जो है ना, ये आपके रविशंकर जी की जो है ऑटोबायोग्राफी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 10 द्वार से सोपान तक, ये जो आपका है ना, ये आपके हरिवंश राय बच्चन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। एन अनसुटेबल बॉय, ये जो आपका करण जौहर के द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। माइंड विदाउट फियर, ये जो आपका रजत गुप्ता के द्वारा जो वो लिखा गया है। ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया, ये जो आपके वसंत मून के द्वारा जो वो लिखा गया है। द स्टाइल डायरी ऑफ ए बॉलीवुड दीवा, ये जो आपके करीना कपूर के जो है ऑटोबायोग्राफी है। अनयूजुअल मेमोरी ऑफ ए गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेड, ये जो आपके अनु अग्रवाल के द्वारा जो इस पुस्तक को लिखा गया है। क्रैकिंग द कोड के बारे में पूछा जाए तो देखिए क्रैकिंग द कोड, माई जर्नी इन बॉलीवुड, ये जो आपका आयुष्मान खुराना की जो ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारे पुस्तक और ऑटोबायोग्राफी को जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द डप्पू डांस इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ, यानी जो डप्पू नृत्य है ना, ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए डप्पू डांस की बात कर ले तो ये जो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का जो है ये लोक नृत्य है। तो ऑप्शन में आपका सिर्फ आंध्र प्रदेश दिया गया था, इसलिए आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का एक आपका शास्त्रीय नृत्य भी है जिसका नाम आपका कुचिपुड़ी है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए विलासनी नाट्यम, इसके अलावा आंध्र नाट्यम, भामाकल्पम, वीरा नाट्यम, टम्पेटा गुल्लू, लंबाडी, थिम्सा, कोलटम और बुढ़ा बुम्बलू, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। इसके अलावा तेलंगाना राज्य के अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए गुसाडी नृत्य, थिम्सा नृत्य, लंबाडी नृत्य और पेरिनी शिव तांडवम, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके तेलंगाना राज्य के जो है अन्य लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपका टीसीएस के द्वारा एक और प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है तो देखिए पूछा ये जाता है कि डप्पू नृत्य में जो है किस वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डप्पू नृत्य में जो है आपका तबला, झांझ, हारमोनियम और डप्पू, इन सभी वाद्य यंत्रों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगर ऑप्शन में आपका तानपुरा दिया रहे तो इसका उपयोग जो है ये आपका डप्पू नृत्य में जो वो नहीं किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैगून लेक, यानी इनमें से कौन सी जो है आपकी लैगून झील नहीं है। तो देखिए अगर लैगून झील की बात कर ले तो देखिए अष्टमुडी झील, इसके अलावा चिल्का झील, इसके अलावा पुलिकट झील, ये सभी जो झीलें हैं ना, ये आपके लैगून झील के जो वो उदाहरण है। और इसमें आपका एक ऑप्शन में दिया गया था नैनीताल झील। तो देखिए ये जो आपका नैनीताल झील है ना, जो कि आपका उत्तराखंड के जो है कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल जिले में स्थित है। और ये जो आपका एक नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, यानी एक प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, ना कि लैगून झील है। तो नैनीताल झील आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है, लैगून झील, तो देखिए एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की जो लैगून झील है ना, ये आपका चिल्का झील है। और ये जो आपका चिल्का झील है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका एशिया का सबसे बड़े खारे पानी की लैगून झील है। और विश्व में अगर पूछा जाए तो ये आपका दूसरा सबसे बड़ा जो है तटीय लैगून झील है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो देखिए भारत का सबसे बड़ी झील या फिर सबसे लंबी जो झील है ना, तो ये आपका वेम्बनाड झील है। और ये जो आपका वेम्बनाड जो झील है ना, ये आपका केरल राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाय, यानी महाबलीपुरम के तट के मंदिर जो है ये किसके द्वारा जो वो बनवाए गए थे। तो देखिए महाबलीपुरम में तट के मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपके 7वीं से 8वीं शताब्दी में जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो वो किया गया था। और नरसिंह वर्मन द्वितीय को ही जो है ये आपका राज्य सिम्हा के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन में अगर आपका नरसिम्हन वर्मन द्वितीय दिया गया था तो नरसिम्हन वर्मन द्वितीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महाबलीपुरम में तट मंदिर को जो है ये आपका 1984 में जो है इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी जो है वो शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महाबलीपुरम में तट मंदिर में जो है आपके 2 चमके भी हैं, और ये जो आपके 2 चमके हैं ना, एक तो आपका भगवान शिव को समर्पित है और दूसरे जो है ये आपका भगवान विष्णु को जो वो समर्पित है। और ये जो मंदिर है ये किस शैली में बनाया गया है, तो देखिए इस मंदिर का जो निर्माण है ना ये आपका द्रविड़ शैली में इसका निर्माण जो है वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम भी जो है ये किस साम्राज्य के शासक थे, तो ये आपके पल्लव साम्राज्य के जो वो शासक थे। वहीं अगर नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका महाबलीपुरम शहर की जो स्थापना है ना ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपका कृष्ण प्रथम के द्वारा जो वो करवाया गया था। वहीं अगर तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण के बारे में पूछा जाए तो देखिए तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना ये राजा चोल प्रथम के द्वारा जो वो करवाया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि यथुंगो पाटोन एल्सो नन एज वाई पाटन इज एन इंडियन पॉलिटिशियन फ्रॉम नागालैंड एंड करंट डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट ऑफ, यानी यानथुंगो पैटर्न जो है जिन्हें वाई पैटर्न के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ये जो आपके नागालैंड के जो है एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और ये जो है वर्तमान में किस भारतीय राज्य के जो है वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए अगर बात कर ले इनके बारे में याथुंगो पैटर्न के बारे में, तो वर्तमान में जो आपके डिप्यूटी जो आपके चीफ मिनिस्टर है ना ये नागालैंड राज्य के हैं। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको करंट पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि करंट में जो है आपके चेंज होते रहते हैं, तो इस अकॉर्डिंग डाटा जो वो चेंज होते रहता है, इसलिए मैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच जिन्हें 2020 में जो है प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये जो आपके किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच को जो है ये आपके कथक नृत्य शैली में इनको योगदान के लिए जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा जो है पद्मश्री पुरस्कार से 2020 में जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं एग्जाम में पूछा जाए कि पुरुषोत्तम दधीच ये जो आपके किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये आपके कथक नर्तक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट हैज द लॉ कमीशन सजेस्टेड टू कंटिन्यू, यानी विधि आयोग ने जो है क्या जारी रखने का जो वो सुझाव दिया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके लॉ कमीशन के द्वारा आपका जो ये आपका राजद्रोह कानून है ना, यानी रिटेनिंग सेडिशन लॉ, इसे जो आपका बरकरार रखने को जो है वो सुझाव दिया गया है। यानी 22वें विधि आयोग ने जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को जो है बरकरार रखने की सिफारिश की है, जो कि आपका राजद्रोह से जो वो संबंधित है। तो रिटेनिंग सेडिशन लॉ यानी राजद्रोह कानून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रामपुर सहसावन घराने के संस्थापक कौन थे। तो देखिए रामपुर सहसावन घराने के जो संस्थापक थे ना ये आपके उस्ताद इनायत हुसैन खान थे। तो उस्ताद इनायत हुसैन खान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ग्वालियर घराने के जो है जन्मदाता के रूप में ये जो है किसे जाना जाता है, तो देखिए ग्वालियर घराने के जन्मदाता के रूप में जो है ये आपके हद्दू खां व हस्सू खां के दादा नत्थन पीर बख्श को जो है इस घराने के जन्मदाता के रूप में जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अन्य कुछ प्रमुख घरानों के संस्थापकों के नाम देख लेते हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि दिल्ली घराने की बात कर ले तो देखिए इसकी जो स्थापना है ये आपके सिद्धार्थ खान ने जो वो की थी। लखनऊ घराना का अगर पूछा जाए तो देखिए इसकी जो स्थापना है ये आपका मियां बख्शू खान के द्वारा जो वो किया गया था। फर्रुखाबाद घराने की अगर स्थापना जो है ये आपके हाजी विलायत खान के द्वारा जो वो किया गया था। अजरारा घराना का अगर पूछा जाए तो देखिए
देखिए इसकी जो स्थापना है ये आपके कल्लू खान और मीरू खान के द्वारा जो वो किया गया था। पंजाब घराना अगर पूछा जाए तो देखिए पंजाब घराने की जो स्थापना है ना ये लाल भवानी सिंह के द्वारा जो वो किया गया था। मेवाती घराने की जो स्थापना है ये आपके वाहिद खान और खग्गे नजीर खान के द्वारा जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। बनारस घराना अगर पूछा जाए तो देखिए बनारस घराने की जो स्थापना है ना ये पंडित राम सहाय के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके टीचर्स के द्वारा लगातार आपके घराने से उनसे जुड़े कलाकारों के बारे में पूछे जाता है। जैसे कि अगर रामपुर सहसावन घराने के अगर कलाकारों की बात कर ले तो इसमें आपके इनायत खान, महबूब खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान, निसार खान और राशिद खान ये सभी जो आपके रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है। इसके अलावा अगर पटियाले घराने की बात कर ले तो इसमें आपके फतेह अली खान, अली बख्श, बड़े गुलाम अली खान, अजय चक्रवर्ती, राज्य अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी, नैना देवी और परवीन सुल्ताना इन सभी का जो संबंध है ये आपके पटियाले घराने से संबंधित है। भिंडी बाजार घराना अगर पूछा जाए तो इसमें आपके जो है छज्जू खान, अमन अली खान, अंजनी बाई मालेकर, इसके अलावा शशिकला कुरकर, लता मंगेशकर इन सभी का जो संबंध है ये आपके भिंडी बाजार का घराने से है। दिल्ली घराना में अगर पूछा जाए तो ये आपके मम्मन खान, तानरस खान, सब्बू खान, चांद खान, नसीर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्णा बिष्ट इन सभी का जो संबंध है ये आपके दिल्ली घराने से है। लखनऊ घराने की बात कर ले तो बिंदादीन घराना, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर, इसके अलावा बिंदादीन, इसके अलावा कुदई सिंह, ठाकुर प्रसाद, अयोध्या प्रसाद और बेगम अख्तर इन सभी का जो संबंध है ये आपके लखनऊ घराना से है। ऐसे में सभी घरानों के कलाकार का जो है आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जो है वो घराने और उनके कलाकार जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था प्रधानमंत्री शहरी स्वनिधि योजना, इसके योजना के तहत जो है शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को जो है 1 साल के लिए कितने रुपए तक का जो है वर्किंग कैपिटल लोन जो है वो दिया जाता है। तो देखिए प्रधानमंत्री शहरी स्वनिधि योजना के तहत जो है स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए जो है आपके 10,000 रुपए तक का लोन जो है वो दिया जाता है। तो 10,000 रुपये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर रहे ये जो आपका प्रधानमंत्री शहरी जो स्वनिधि योजना है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसे जो आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आपका आवास एंड शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना को जो वो लॉन्च किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है ना वो शहरी क्षेत्रों में जिसमें आसपास के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हो उनमें जो है अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए जो है लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपए तक के जमानत मुक्त जो है ये कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा जो वो प्रदान की जाएगी। अगर आप स्ट्रीट वेंडर्स नहीं समझ रहे हैं तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आप देखे होंगे कि आप रोड पे जो है गुपचुप वगैरह ठेले वगैरह लगे होते हैं, उन्हीं को जो आपका स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो कहा जाता है। तो अब आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर नरेगा एक्ट जो है ये कब आया था। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा 2005 में जो है ये आपका रोजगार की गारंटी देने के लिए जो है ये अधिनियम जो वो बनाया गया था। तो 2005 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नरेगा अधिनियम के अंतर्गत जो है गांव के वे सभी लोग जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है उन्हें सरकार द्वारा जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी जो वो दी जाती है। और इस कानून को जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी वो कहते हैं। एग्जाम में यहां से लगातार आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि नरेगा का नाम बदलकर जो है ये मनरेगा जो वो कब कर दिया गया था। तो देखिए नरेगा का जो नाम बदलकर पूरा नाम जो मनरेगा है ना ये आपका 2 अक्टूबर आपका जो है इसका जो नामकरण है ये आपका 2 अक्टूबर 2009 को जो वो कर दिया गया था। और इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। और इस योजना के तहत जो है कहाँ पर किसमें जो आपका रोजगार की गारंटी दी जाती है तो ये आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो वो गारंटी जो वो दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इसके नोडल एजेंसी के बारे में पूछा जाए तो ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसके जो वो नोडल एजेंसी है। वहीं अगर बात कर ले इसमें आपका ये तो मैंने बता दिया कि 100 दिन का रोजगार जो है वो दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है ये कब हुआ था। तो देखिए आपका जो नरेगा की जो शुरुआत है ना ये आपका 2 फरवरी 2006 को जो है आंध्र प्रदेश के 200 जिलों से जो है इसकी शुरुआत जो है वो किया गया था। और 2 फरवरी को ही जो है ये आपका मनरेगा दिवस भी जो है वो मनाया जाता है। वहीं अगर बात कर ले संपूर्ण
भारत देश में जो है आपका नरेगा की जो शुरुआत है ये कब किया गया था, तो ये आपका 1 अप्रैल 2008 को जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नरेगा को जो है पहली बार ये जो आपका कहां से किस राज्य से शुरू किया गया था, तो ये आपका 2 फरवरी 2006 से जो है आंध्र प्रदेश के बनावली जिले के जो है अनंतपुर गांव से जो इसकी शुरुआत जो है 200 जिलों से जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बीसीसीआई ने WPL यानी जो आपका वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था ना, इसमें 2023 में टीम नीलामी में जो है ये कितनी कमाई किए थे। तो देखिए 2023 के WPL में बीसीसीआई ने जो है 5 टीमों की बिक्री से जो है बीसीसीआई को लगभग 4669.9 करोड़ की जो है ये फायदा हुआ था। तो ये अगर आपका डाटा ऑप्शन में दिया गया था तो ये वाला डाटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका WPL का जो न्यूनतम बोली लगाया गया था ना, ये आपका 757 करोड़ रुपए जो वो लगाया गया था, जबकि एक टीम के लिए जो अधिकतम बोली है ना, ये आपका 1289 करोड़ रुपए जो है वो लगाया गया था। और देखिए नीलामी में सभी WPL टीमों की अगर कीमत की बात कर ले तो देखिए अहमदाबाद का जो अंडानी स्पोर्ट्स लाइन है ना, ये आपका जो है शामिल हुआ था। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल्स जो है ये WPL में प्रवेश के लिए जो है ये आपका क्रमशः यानी अंडानी जो स्पोर्ट्स लाइन है ये आपका 1289 रुपये जो है ये आपका इन्वेस्ट किया था। वहीं अगर बात कर ले मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस का आप ये देख सकते हैं। उसके बाद रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का आपका यहाँ पे दिया गया है। वहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात कर ले तो ये आपका 810 करोड़ रुपए की जो ये बोलियां लगाई थी। वहीं कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स ने जो है लखनऊ फ्रेंचाइजी 757 करोड़ रुपए की जो है ये बोली जो वो लगाया था। तो ये सारे WPL के नीलामी के जो है टीमों की कीमत जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा WPL 2023 की बात कर ले तो इसका जो विजेता रहा था ये आपका मुंबई इंडियंस रहा था। फाइनल में मुंबई इंडियंस ने जो ये आपका दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जो है पहला ही आपका जो महिला जो वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था 2023 में पहला संस्करण, इसका जो है मुंबई इंडियंस जो वो खिताब जीत लिया था। वहीं अगर बात कर ले इसमें जो आपके वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 को जीतने वाली टीम को कितना रुपया दिया गया था, तो इसमें जो आपके 6 करोड़ रुपए का जो है इनाम जो वो दिया गया था। वहीं फाइनल में मैच हारने वाली टीम यानी रनर अप टीम को जो है ये 3 करोड़ रुपए की प्राइज मनी जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2024 का जो आपका WPL हुआ है जो कि आपका दूसरा संस्करण था, और इसका जो विजेता टीम रहा है ये आपका कौन रहा है, तो ये आपका रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रहा है। और फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जो है ये किसे हराया था, तो ये दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को जो है उड़ीसा राज्य में क्या कहा जाता है। तो देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को उड़ीसा राज्य में जो है ये आपका जो है पमादबी, कोमन या फिर सेंदा, यानी आप देख सकते हैं इंग्लिश में पमादबी, कोमन और ब्रिंगा या फिर सेंदा के नाम से जो है इसे जाना जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य राज्यों में अगर बात कर ले, जैसे कि अलग अलग राज्यों में जो है कर्तन दहन प्रणाली को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में जो है इसे बेवाड़ और दहिया के नाम से जो वो जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे जो है पोडू या फिर पेंडा के नाम से जो वो जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स में जो है यानी पश्चिमी घाट में जो है ये आपका कुमारी के नाम से जो इसे जाना जाता है। साउथ ईस्टर्न यानी राजस्थान राज्य में जो है इसे वलरे या फिर वाल्ट्रे के नाम से जो वो जाना जाता है। हिमालयन बेल्ट में जो है इसे खिल के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा झारखंड में जो है ये आपके कुरुवा के नाम से जो है इसे जाना जाता है। इसके अलावा अन्य देशों में जो है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपका मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जो है इसे मिल्पा के नाम से जो वो जाना जाता है। वेनेजुएला में जो है इसे कोनुको के नाम से जो वो जाना जाता है। ब्राजील में जो इसे रोका के नाम से जाना जाता है। मध्य अफ्रीका में जो है इसे मसोलो के नाम से जो वो जाना जाता है। इंडोनेशिया में जो इसे लदांग के नाम से जाना जाता है। और वियतनाम में जो है इसे रे के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि एपिलेप्सी इज ए लॉन्ग टर्म डिजीज काउज्ड बाय, यानी मिर्गी जो है एक दीर्घकालिक बीमारी है जो ये आपका किसके कारण होता है। तो देखिए मिर्गी जो है आपका एक दीर्घकालिक बीमारी है जो कि मस्तिष्क कोशिकाओं में जो है असामान्य विद्युत गतिविधियों के कारण होता है। तो ऑप्शन में आज जो आपका ब्रेन सेल्स जो है वो दिया गया था, यानी मस्तिष्क कोशिकाएं जो है वो दिया गया था। तो मस्तिष्क कोशिकाएं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सैक्रेनी जो महोत्सव है ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका सैक्रेनी है ना, ये आपका नागालैंड में जो ये आपका मिनी हॉर्नबिल जनजातीय उत्सव का एक भाग है। और ये जो आपका प्रति वर्ष फरवरी के माह में जो इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। और ये जो आपका सैक्रेनी जो त्यौहार है ना, ये आपका 10 दिवसीय त्यौहार है, यानी 10 दिनों का जो है ये आपका त्यौहार है, जो कि आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 16 ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए सार्वजनिक रोजगार को मामलों में अवसर की समानता प्रदान करना, ये जो आपका आर्टिकल 16 से जो वो संबंधित है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माइका ये जो आपका किस प्रकार का खनिज है। तो देखिए ये जो आपका अभ्रक है ना, ये आपका बहु उपयोगी जो वो खनिज है, जो कि आपका सिलिकेट की श्रेणी में आता है। तो सिलिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशियां हैं। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटीज किसे बोला जाता है, तो वे भौतिक राशियां जिनमें आपका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है आपका दिशा यानी डायरेक्शन भी होता है। और ऐसे भौतिक राशियों को जो है ये आपका वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशि जो वो कहा जाता है। और सदिश राशि के अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो देखिए वेलोसिटी यानी वेग, इसके अलावा एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट और वेट, ये सभी जो है आपके सदिश राशि के जो वो उदाहरण है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि हु फाउंडेड द आर्य समाज, यानी आर्य समाज की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना ये आपका 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो वो किया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सम्राट अशोक का जो हृदय परिवर्तन है ना ये कब हुआ था। तो देखिए सम्राट अशोक का जो हृदय परिवर्तन है ना ये कलिंग के युद्ध के बाद हुआ था। और कलिंग का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, तो ये आपका 261-62 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध जो वो लड़ा गया था। और कलिंग जो है ये किसका वर्तमान में किस राज्य का जो वो नाम था पहले, तो ये आपका उड़ीसा राज्य का जो है पहले जो है जो नाम था ना वो कलिंग था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो कलिंग युद्ध आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो उड़ीसा का कृषि का हिस्सा नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका पोगा पोड़ा जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका पोगा पोड़ा है ना ये उड़ीसा के कृषि का हिस्सा नहीं है। उड़ीसा में मुख्य रूप से आपके कौन कौन से कृषि आ जाते हैं, तो देखिए धान, मक्का, गन्ना, तिलहन, इसके अलावा दलहन और सब्जियों की खेती जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में जो वो किया जाता है। तो पोगा पोड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, यानी माई कंट्री माई लाइफ ये जो पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है। तो देखिए माई कंट्री माई लाइफ ये जो पुस्तक है ना ये आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो लाल कृष्ण आडवाणी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक का जो विमोचन है ना ये 2008 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात कर ले तो ये जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो है ये राजनेता थे। और ये जो है 2002 से 2004 तक जो है भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी जो वो कार्य किए थे। और लाल कृष्ण आडवाणी जो थे जो कि 15वीं लोकसभा में जो है ये आपके विपक्ष के नेता भी रहे थे। और माई कंट्री माई लाइफ ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो आपका बुक्स लिखा गया है एक तो आपका चुनी हुई कविताएं, इसके अलावा मेरी 51 कविताएं, ये दोनों जो पुस्तक है ना ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो वो लिखा गया है। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर ले तो देखिए चेंजिंग इंडिया एंड द क्वेस्ट फॉर इक्विटी ये जो पुस्तक है ना ये आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। कुलदीप नायर की बात कर ले तो देखिए द जजमेंट एंड विदाउट फियर ये जो पुस्तक है ना ये आपके कुलदीप नायर के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात रहा था ना ये कितना रहा था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात जो होता क्या है। तो देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर जो आपके महिलाओं की संख्या होती है ना उसे ही जो आपका लिंगानुपात जो वो कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात रहा था ना ये आपका 943 रहा था, यानी 943
943 रहा था, तो 943 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी बच्चे का लिंगानुपात कितना रहा था, तो ये आपका 919 रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर 2001 की बात कर ले तो देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार आपका भारत का जो सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात जो रहा था ये आपका 933 रहा था, और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है ये आपका 927 रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बात कर ले आपका लिंगानुपात वाला पहला राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये आपका केरल राज्य रहा है। केरल का जो लिंगानुपात है ये आपका 1084 रहा है। दूसरे स्थान पे जो है ये आपका पुडुचेरी रहा है। पुडुचेरी का लिंगानुपात एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपका 1037 रहा था। तीसरे स्थान पे आपका तमिलनाडु रहा था। उसके बाद चौथे स्थान पे जो आपका आंध्र प्रदेश रहा था, और 5वें स्थान पे जो है ये आपका छत्तीसगढ़ रहा था। वहीं अगर सबसे निचले क्रम की बात कर ले तो देखिए सबसे जो आपका ओवरऑल में सबसे जो आपका कम लिंगानुपात वाला जो रहा था ना, ये आपका दमन और दीव रहा था। दमन और दीव का जो लिंगानुपात है ये आपका 618 रहा था। दूसरे स्थान पे सबसे कम में जो है ये आपका दादरा और नगर हवेली रहा था। अगर राज्य सिर्फ पूछा जाए क्वेश्चन में कि राज्य में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का रहा था, तो ये आपका हरियाणा राज्य का रहा था। हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है ना, ये आपके प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 879 महिलाएं थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि इन विच स्टेट इज द सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी जो सरहुल जो त्योहार है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका सरहुल त्योहार है ये आपका झारखंड राज्य में मनाया जाता है, और ये जो आपका सरहुल जो त्योहार है ये आपका वसंत ऋतु का जो त्योहार है जो कि आपका झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले जो सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक है, और ये जो आपका सरहुल जो त्योहार है ना ये आपके नए वर्ष की शुरुआत का भी जो वो प्रतीक है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड राज्य में नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक में जो है कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये आपका सरहुल त्योहार जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा बात कर ले सरहुल त्योहार ये जो आपका किस आदिवासी के द्वारा मनाया जाता है, तो ये आपका झारखंड क्षेत्र के जो है उराव, मुंडा और हो आदिवासी जनजाति के द्वारा जो है इस त्योहार को जो वो मनाया जाता है, और किस महीने में मनाया जाता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो त्योहार है ना ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के जो है तीसरे दिन से चैत्र पूर्णिमा तक जो है ये आपका 3 दिनों तक का जो है ये त्योहार जो वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि सरहुल का जो है अर्थ क्या होता है। तो देखिए सरहुल का जो अर्थ होता है ना वो वृक्षों की पूजा होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा झारखंड राज्य के अगर अन्य त्योहार की बात कर ले तो देखिए करम देवता जिसमें आपके शक्ति और यौवन के देवता की पूजा जो वो की जाती है। इसके अलावा टूसू पर्व ये भी आपका झारखंड राज्य का त्योहार है। रोहिणी की बात कर ले तो ये जो आपका झारखंड का पहला त्योहार है, और ये जो आपके खेत में बीज प्रवर्धन का पर्व जो है वो माना जाता है। इसके अलावा वंदना पर्वत जिसे सोहराय पर्वत भी सोहराय त्योहार भी जो वो कहा जाता है। तो देखिए ये सभी जो त्योहार है ना ये आपके झारखंड राज्य में जो वो मनाए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु वन द वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप इन 2023, यानी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 का जो है ये किस देश ने जो वो जीता है। तो देखिए 2023 का महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का जो टूर्नामेंट है ना ये भारत देश ने जो वो जीता है, और भारत ने फाइनल में जो है ये किसे हराया था, तो ये जापान को हराया था। और कितने गोल से हराया था, तो ये 4-0 से हराया था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2023 का महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका भारत में ही आयोजित किया गया था। और कहाँ पर, तो भारत में ये जो आपका रांची में आयोजित किया गया था। और जो आपका फाइनल मैच है ये किस स्टेडियम में खेला गया था, तो देखिए इसका जो फाइनल मैच है ना ये आपके जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जो वो खेला गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम ये जो आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका रांची जो है झारखंड राज्य में स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का भारत जो ये दूसरा खिताब जीता था। इससे पहले भारत जो पहला खिताब है ना ये 2016 में जीता था, और इसका जो दूसरा विजेता यानी रनर अप जो रहा था ये आपका जापान रहा था, और तीसरे स्थान पे जो ये आपका चाइना देश रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि झारखंड की जो सलीमा टेटे है ना ये आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है इसे चुना गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय टीम के लिए जो आपके संगीता कुमारी थी ना ये टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जो है वो
6 गोल की थी। लेकिन अब ओवरऑल अगर बात कर ले तो इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो गोल है ना, यानी जो टॉप स्कोरर रही थी, ये आपके चीन की जियाकी झोंग जो है वो रही थी। चीन जियाकी झोंग ने जो है इस पूरे टूर्नामेंट में जो वो 7 गोल किए थे, जो कि आपका टॉप स्कोरर रही थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि उदय शंकर वाज एन इंडियन डांस वेस्ट नन फॉर क्रिएटिंग ए, यानी उदय शंकर जो है एक भारतीय नर्तक थे जिन्हें किस नृत्य के निर्माण के लिए जो वो जाना जाता था। तो देखिए उदय शंकर की बात कर ले तो ये जो आपके फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस यानी फ्यूजन नृत्य शैली के लिए जो है निर्माण के लिए जो है इन्हें जाना जाता था। तो फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उदय शंकर जी को जो है 1971 में इन्हें पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 1982 में नेहरू कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का पहला संस्करण जो ये आपका आयोजित किया गया था, और इसका पहला संस्करण कहीं जो विजेता रहा था ये कौन सा देश रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नेहरू कप जो कि आपका फुटबॉल का टूर्नामेंट है, और ये पहली बार जो है आपका 1982 में आयोजित किया गया था। और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपके भारत के कोलकाता में आयोजित किया गया था। और इसका जो विजेता देश रहा था ना, ये आपका उरुग्वे देश रहा था। तो उरुग्वे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर दूसरे संस्करण की बात कर ले तो ये जो आपका 1983 में आयोजित किया गया था, और ये जो आपका भारत के कोचिन में आयोजित किया गया था, और इसका जो विजेता देश रहा था ना, ये आपका हंगरी देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर आगे की शिफ्ट में आपसे पूछ ले कि 1982 का जो एशियन गेम्स हुआ था ना, जो कि आपका भारत में ही आयोजित किया गया था, और इसमें फुटबॉल में विजेता टीम कौन रहा था। तो देखिए इसमें आपका जो फुटबॉल में विजेता रहा था यानी जो गोल्ड मेडल जीता था, ये आपका इराक देश जो है वो जीता था। सिल्वर मेडल जो है आपका कुवैत देश ने जो वो जीता था, और ब्रॉन्ज मेडल जो है आपका सऊदी अरब ने जो वो जीता था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में जो है फुटबॉल का स्वर्ण पदक जो है ये कब जीता था। तो देखिए भारत के जो पहला ही जो आपका एशियन गेम्स हुआ था 1951 में, जो कि आपका भारत में आयोजित किया गया था, और इसी 1951 में जो है पहली बार एशियाई खेलों में फुटबॉल का जो स्वर्ण पदक है ये भारत ने जो वो जीता था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पहले एशियाई खेलों की मेजबानी ये तो मैंने आपको बता दिया है, और कुवैत एक ऐसा देश है जो कि 1982 में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई जो वो किया था, और 1980 में जो है ये आपका FCC एशियाई कप जीतने वाली जो है ये पहली अरब टीम भी जो वो बना था। तो यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि 1982 में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किस देश ने जो वो किया था। तो ये आपका कुवैत देश ने जो वो किया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, यानी इनमें से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। जहां पे ऑप्शन में आपका सरेंडर यानी समर्पण दिया गया था, दूसरा ऑप्शन जो है ये आपका प्रोटेक्शन यानी संरक्षण जो वो दिया गया था। तो देखिए इसके मुझे 2 ही ऑप्शन मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके कौन कौन से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, जैसे कि कास्टिंग ए वोट इन एन इलेक्शन, यानी चुनाव में वोट डालने का जो है ये आपका कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि जो ये आपका चुनाव में वोट डालना जो कि आपका एक कानूनी अधिकार है। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संसद में महिलाओं का 1/3 आरक्षण देना ये भी आपका कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना ये भी आपका कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत के किसी भी भाग में रहना और बसना ये भी आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। हर परिस्थिति में सभी धार्मिक मानदंडों का पालन करना ये भी आपका कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। परिवार नियोजन अपनाना और जनसंख्या नियंत्रण करना ये भी आपका कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। माता पिता की आज्ञा मानना ये भी आपका कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो है आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 11 मौलिक कर्तव्य जो है मैं पहले की वीडियो में भी जो आपको बता चुका हूं। तो अगर बताऊंगा तो वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। ऐसे मैं क्या करूंगा कि 11 मौलिक कर्तव्य को जो है टेलीग्राम पे जो आपको PDF भी अपलोड कर दिया गया हूं, तो आप वहां से भी जो वो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख जो है ये आपके किस घराने से संबंधित है। तो देखिए अगर अरविंद पारिख की बात कर ले तो ये जो आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है, और ये जो आपके उस्ताद विलायत खान के जो वो शिष्य थे। और ये जो आपके किस घराने से संबंधित है, तो ये आपके इमदाद खानी इटावा घराने से जो वो संबंधित है। तो इमदाद खानी इटावा घराना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इटावे घराने को ही जो है ये आपका विलायत खानी घराने के नाम से भी जो वो जाना जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
और देखिए कुछ बच्चों ने बताया कि अरविंद पारिक के बारे में पूछा गया था, कुछ बच्चों ने बताया कि अरविंद थाटे के बारे में पूछा गया था। तो देखिए अरविंद पारिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अरविंद थाटे के बारे में अगर पूछा गया होगा तो देखिए अरविंद थाटे जो थे ना, ये आपके मेवाती घराने से संबंधित थे और ये जो आपके प्रमुख हारमोनियम वादक भी थे। और ये जो आपके अरविंद थाटे थे ना, ये पंडित जसराज के जो वो शिष्य थे। तो अगर इनके बारे में पूछा गया था तो मेवाती घराना फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हर्षवर्धन की बहन की जो शादी है ना, ये किससे हुई थी। तो देखिए हर्षवर्धन की बहन का जो नाम था ये आपका राज्यश्री था और इनका जो विवाह है ना, ये कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रीवर्मन से जो वो हुआ था। तो ग्रीवर्मन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर राजा हर्षवर्धन की बात कर ले तो ये जो आपके वर्धन साम्राज्य, जिसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो आपके हर्षवर्धन थे ये आपके पुष्यभूति वंश के जो है सबसे महान शासक थे और इनके साम्राज्य की जो राजधानी थी ना, ये कन्नौज थी। और इन्हीं के शासन काल में जो है ये आपका चीनी जो तीर्थयात्री था ना, जिसका नाम आपका हेन सॉन्ग था, और इन्हीं के शासन काल में जो है ये भारत का भी जो वो दौरा किया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपके राजा हर्षवर्धन थे ये किस भगवान के जो वो भक्त थे। तो ये आपके भगवान शिव के जो वो भक्त थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो है ये बौद्ध धर्म जो वो ग्रहण किया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हर्षवर्धन की पत्नी की बात कर ले तो देखिए इनकी पत्नी का जो नाम था ये आपका दुर्गावती गौर था और इनके जो है वो 2 बेटे थे और दोनों बेटे का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके दोनों बेटे का जो नाम था, एक तो आपका वाग्यवर्धन था और सेकंड आपका कल्याणवर्धन था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजा हर्षवर्धन जो है ये किससे हार का सामना जो इनको करना पड़ा था। तो देखिए हर्षवर्धन को जो है ये चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के हाथों जो है इन्हें हार का सामना जो वो करना पड़ा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु केम टू केरला इन द 13th सेंचुरी, यानी 13वीं शताब्दी में जो है इनमें से कौन जो है वो केरल आया था विदेशी यात्री। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 13वीं शताब्दी में बहुत सारे विदेशी यात्री जो है वो केरल आए थे, जिसमें पहला नाम अगर बात कर ले तो ये आपका मार्को पोलो आया था, सेकंड आपका इबन बतूता आया था और थर्ड आपका जो है फैक्सियन। ये सभी जो लोग है ना ये 13वीं शताब्दी में जो वो केरल आए थे, जहां पे ऑप्शन में आपका इबन बतूता जो वो दिया गया था। तो इबन बतूता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका केरल का दौरा किस लिए किया था, तो देखिए इबन बतूता जो है आपके टैंजियर्स के एक लेखक और इतिहासकार थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में जो है ये केरल का जो वो दौरा किया था। इसके अलावा अगर मार्को पोलो की बात कर ले तो ये आपका 1290 के दशक में जो है मध्य में कालीकट का जो वो दौरा किया था और इसके बारे में अपनी पुस्तक में इल मिलियन में जो है इसने जो वो वर्णन जो वो किया है। वहीं अगर फैक्सियन की बात कर ले तो ये जो आपका एक बौद्ध तीर्थयात्री था जिसने 13वीं शताब्दी में जो है ये केरल का दौरा किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द विलेज हेड इन द महालवाड़ी सिस्टम कॉल्ड, यानी महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया से टैक्स लेने की प्रथा को जो है ये क्या कहा जाता था। तो देखिए महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया से टैक्स लेने की प्रथा को जो है ये आपका महालवाड़ी सेटलमेंट यानी महालवाड़ी बंदोबस्त जो वो कहा जाता था। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो इसके अलावा इसे जो आपका लंबरदार भी जो वो कहा जाता था और लंबरदार को ही जो है ये आपका नंबरदार भी जो वो कहा जाता था। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर महालवाड़ी व्यवस्था की बात कर ले तो ये जो आपका 1822 में जो है बंगाल के उत्तर पश्चिम प्रांतों में जो है इसे आपका होल्ट मैकेंजी के द्वारा जो वो शुरू किया गया था और बाद में 1833 में जो है विलियम बेंटी के द्वारा इसकी समीक्षा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रखिए न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने जो है 23 फरवरी 2023 को किस राज्य के 24वें राज्यपाल के रूप में जो है ये शपथ लिए थे। तो देखिए एस अब्दुल नजीर की बात कर ले तो ये जो आपके 23 फरवरी 2023 को जो है ये आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में जो है ये शपथ लिए थे। तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पे जो आपका लोकसभा की जो सीटें ये आपका 25 सीटें हैं, राज्यसभा की जो सीटें ये आपका 11 सीट है। आंध्र प्रदेश का जो राजकीय पशु है ये आपका काला हिरन है, राजकीय
पक्षी की बात कर ले तो ये आपका रमा चिलुका है। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे कौन कौन से हैं तो देखिए श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पुपिकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो आपके आंध्र प्रदेश के जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर आंध्र प्रदेश के बांध की बात कर ले तो देखिए नागार्जुन सागर बांध जो कि आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, ये आपका जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। श्री सैलम बांध ये भी आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा धौलेश्वरम बैराज ये जो बांध ये आपका गोदावरी नदी पर स्थित है और ये भी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पोलावरम बांध ये भी आपका गोदावरी नदी में पर स्थित है और ये भी जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द फ्लूइड इन लाइसोसोम मेड फ्रॉम, यानी लाइसोसोम में जो द्रव है ना ये किससे बनता है तो देखिए लाइसोसोम में जो द्रव है ना ये आपके वेसिकल बडिंग के जरिए जो वो बनता है, तो वेसिकल बडिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस कोशिका अंगक से जो है अंगक से लाइसोसोम जो ये बनता है तो देखिए ये जो आपका गोल्जिकाय होता है ना इससे जो आपका लाइसोसोम जो वो बनता है और गोल्जी नेटवर्क के संलयन द्वारा जो है एंडोसोम के साथ जो है ये आपका जो है वो बनता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कलामंडलम कृष्णन नायर ये जो आपके किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है तो देखिए कलामंडलम कृष्णन नायर की बात कर ले तो ये जो आपका कथकली नृत्य से संबंधित है और कथकली जो ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कलामंडलम कृष्णन नायर के अगर पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें 1967 में जो है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1970 में जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कथकली नृत्य के अगर प्रमुख कलाकारों की बात कर ले जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए गुरु कुंचु कुरूप, गुरु गोपीनाथ, इसके अलावा चिंगनूर रमन पिल्लई, कोटिकल शिव रामन और टी चंदू पनीकर, इन